नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। मैं ज्योत्सना जोशी और हम पढ़ रहे हैं छंद विधान। छंद के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अब आइए आगे देखते हैं छंद के अवयव कौन कौन से हैं। तो छंद के मुख्य अवयव माने गए हैं मात्रा, वर्ण, गति, यति और गण। सबसे पहले जो अवयव आता है वो है वर्ण। वर्ण हम वर्ण विचार में भी पढ़ चुके हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं हिंदी वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। स्वर जो हैं वो स्वतंत्र अवयव हैं और व्यंजन जो हैं वो स्वरों के ऊपर आश्रित होते हैं। व्यंजन को हम स्वर की सहायता से ही स्वतंत्र रूप से लिख पाते हैं, या यूँ कहें कि व्यंजन के अंदर स्वर जो है वो होता है, उसके अंदर निहित होता है, तभी व्यंजन का अस्तित्व बन पाता है, वो लिख पाता है। अन्यथा हम उसे लिखना चाहें तो हम उसको हल चिन्ह लगाकर लिखते हैं। पहले की वीडियोज़ आप देख लेंगे तो उनमें आपको और अच्छे से याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो मैं बात कर रही थी कि वर्ण क्या है। यहाँ लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर पुनः दो प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अब छंद की जो नियम हैं उनके अंतर्गत लघु स्वर को ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्ण को लघु, उसकी मात्रा होती है ये खड़ी पाई, और दीर्घ वर्ण को गुरु कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह। दूसरा अवयव जो है वो है मात्रा। मात्रा क्या है? किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जो काल लगता है, उसे ही मात्रा कहा जाता है। हम स्वर पढ़ते हैं अ, आ, ई, जैसे जो लघु स्वर हैं, पहले भी मैंने बताया आपको कि 4 लघु स्वर हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 लघु स्वर हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, और इसके अतिरिक्त जो स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और अनुस्वार, इन सब के उच्चारण में अपेक्षाकृत दुगना समय लगता है। लघु स्वर की अपेक्षा में दुगना समय लगता है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। मात्रा जो है वो केवल स्वर की होती है, क्योंकि व्यंजन जो है वो तो स्वतंत्र लिखा ही नहीं जाता। जैसे कि हम कोई व्यंजन लिखें, क लिखा हमने, ये इसका मूल रूप क्या है? क प्लस अ स्वर इसमें निहित है, इसके साथ मिला हुआ है, तो मात्रा यहाँ पर अ की है, ना कि क की। ठीक, इसलिए कहा गया है कि मात्रा केवल स्वर की ही मानी जाती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। मैंने अपना ही नाम लिया है ज्योत्सना। हम इसका वर्ण विच्छेद करके लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आधा जय है, जय में हल चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार यह भी, यह में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे य हल चिन्ह और ओ। धन आधा त यानी कि त में हल चिन्ह, धन आधा स में हल चिन्ह, और न में हल चिन्ह और आ की मात्रा। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस पूरे शब्द में केवल 2 ही मात्राएं आई हैं, एक ओ की और एक आ की। क्योंकि दोनों ही दीर्घ स्वर हैं, इसलिए इनका दीर्घ गुरु चिन्ह हमने यहाँ पर लिखा है। ये दो मात्राएं मानी जाएंगी गुरु चिन्ह में। लघु चिन्ह में 1 मात्रा होती है, और दीर्घ स्वर जो होता है उसकी मात्रा 2 होती है। आ ये भी दीर्घ स्वर है, इसकी मात्रा भी हुई 2। तो कुल मिलाकर कितनी मात्रा हो गई? 2 + 2 = 4 मात्रा हो गई इस शब्द में। इतना बड़ा शब्द है लेकिन मात्रा 4। अब हम और देखते हैं। देखिए, हम एक और शब्द में यहाँ लिखती हूँ, कमल। क में अ मिला हुआ है, इसकी मात्रा हुई 1। ऐसे म में भी अ मिला हुआ है, इसकी भी मात्रा हुई 1, और ल में भी आ मिला हुआ है, इसकी भी मात्रा हुई 1। तो कुल मिलाकर इस पूरे शब्द की मात्रा हो गई 3। 1, 2 और 3। इसी प्रकार और एक उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए, वर्ण दोनों में समान है, इसमें भी 3 वर्ण हैं और इसमें भी 3 ही वर्ण हैं, परंतु मात्रा कितनी हो जाएंगी? अब क में ओ की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ मात्रा लगी हुई है, दीर्घ स्वर है, इसलिए इसकी मात्रा हो गई 2। म की मात्रा 1 और ल की मात्रा 1, कुल मात्राएं हुई 4। तो इस प्रकार मात्राएं गिनना आपको आना चाहिए, तभी छंद में आप समझ पाएंगे। उसके बाद
अगला नियम है लघु वर्ण की गुरुवत गणना। कई बार ऐसे लघु वर्ण आते हैं छंद, जब हम पढ़ेंगे छंदों के उदाहरण पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि मैडम ये इसमें तो लघु वर्ण आ रहा है और आपने इसकी मात्रा गुरु काउंट की है। इसी प्रकार कई बार गुरु वर्ण की मात्रा भी लघुवत की जाती है। जैसे धूरि भरे अति शोभित श्याम जू। अब श्याम जू बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन जब हम वर्ण गिनेंगे उसमें मात्राएं गिनेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा गिनेंगे, क्योंकि हम उसको जल्दी से बोल रहे हैं। मात्रा तो बड़ी है लेकिन समय कम लग रहा है, इसलिए उसकी गणना लघुवत की जाएगी। और भी उदाहरण है इस प्रकार। अगला अवयव है यति। यति का अर्थ होता है ठहराव। जहाँ भी कहीं छंद पढ़ते हुए हम रुकते हैं उसे यति कहा जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली। तो हमने यहाँ पर तारे डूबे के बाद अल्प विराम लिया, तम टल गया उसके बाद पुनः अल्प विराम लिया, छा गई व्योम लाली और पूर्ण विराम। तो ये जो थोड़ा थोड़ा रुकना हुआ ये ही यति कहलाता है। इसी से ही छंद की सुंदरता बढ़ती है। यदि हम बिना ठहराव लिए ऐसे ही पढ़ते चले जाएं तो वो उतना सुंदर नहीं लगेगा। जैसे हम इसको गद्य की तरह पढ़े, तारे डूबे तम टल गया, बोल ही नहीं सकती मैं, क्योंकि पद्य की तरह पढ़ने की मुझे आदत है। ऐसे ही अगला अवयव है गति। जो भी लयात्मकता होती, जो लय होती है छंद की, उसे ही उसकी गति कहा जाता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब हम इसको वर्ण इधर से उधर शब्द करके लिख दें, चली आई सदा रघुकुल रीत, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। उसकी गति में परिवर्तन आ जाएगा, लय में परिवर्तन आ जाएगा, उतना सुंदर नहीं दिखाई देगा। तो ये लयात्मकता या गति जो है ये भी छंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अलावा गण में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार पुनः बता देती हूँ। अंतिम अवयव जो है छंद का वो है गण। गण मैंने आपको बताया इनकी संख्या 8 मानी गई है। आपको मैंने बताए भी थे, य म त र ज भ न और स। सूत्र भी बताया था, य माता राज भानस लगा। उससे हम सूत्र के द्वारा कौन से गण में कितने वर्ण आएंगे, कितनी उसकी मात्राएं होंगी, इसका हम अनुमान लगा पाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।